जी, नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है और हम लोग तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस एग्जामिनेशन 2023 की। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के तहत 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि हम सभी लोग लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं ईएमआरएस के हर सब्जेक्ट की, हिंदी से लेके इंग्लिश तक लेके रीजनिंग, जीएसए सारी चीज़ों की रिवीजन और प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। ये इंग्लिश उन सभी में इंपॉर्टेंट है, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में पूछी जाएगी या लैंग्वेज के अलावा जो है रीजनल लैंग्वेज में पूछी जाएगी। तो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक प्रैक्टिस सेट है, आप इसको जो है ध्यान से सॉल्व करिए। और इसके साथ ही आपको अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो सीरीज है प्रैक्टिस सेट का, ईएमआरएस प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, जेएसए अकाउंटेंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी इंग्लिश एज अ लैंग्वेज पूछी जाएगी, कंपलसरी पे पूछी जाए या फिर जो है रीजनल पे पूछी जाए, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं इंग्लिश के इस वीडियो की। पहला क्वेश्चन आज का ये है, देखते हैं क्या पैसेज से जुड़ा हुआ पैसेज का है। अनसीन पैसेज, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अनसीन पैसेज पूछी जाएगी इंग्लिश में। कंप्रीहेंशन, इंग्लिश कंप्रीहेंशन पूछा जाएगा। तो आज का इस वीडियो में अनसीन पैसेज पे दिया हुआ है। तो पैसेज पढ़ने से पहले हम लोग जो है इसका एक बार मीनिंग में जो है पढ़ लेते हैं और इसका मोटा मोटा मीनिंग निकाल लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि पैसेज पढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा समय अपना वेस्ट नहीं करना है, एक बार हमें पढ़ लेना है और मोटा मोटा जो है इसका जो मीनिंग निकलता है वो हम निकाल लेते हैं। जैसे आप जितना भी अच्छा, जिनकी इंग्लिश अच्छी हो एक ही बार में समझ जाएंगे, जिनकी अच्छी नहीं है, थोड़ी वीक है, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा सा प्रयास करिएंगे तो आपको 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगी कि उसमें मैसेज क्या लिखा हुआ। मैसेज पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या अर्थ निकल रहा उस पर क्वेश्चन होता है, उसी का आंसर आपको देना होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये लिखा है कि इन 1492, कह रहा है कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, हम ही जानते हैं कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस सेट सेल ऑन ए हिस्टोरिक वोएज अक्रॉस द एटलांटिक ओशियन। ये कह रहा है कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी ऐतिहासिक सेट सेल मतलब तैरना शुरू किया, यात्रा शुरू की। सेट ऑन ये हिस्टोरिक, हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक, वोएज मतलब यात्रा, अक्रॉस मतलब एटलांटिक ओशियन। उसने कहा कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस जो है अपनी यात्रा शुरू किया था। कौन सी यात्रा? हिस्टोरिक यात्रा। किस पे? एटलांटिक ओशियन पे। फिर ही वॉज सीकिंग ए न्यू रूट टू रीचेज द ईस्ट इंडीज। कह रहा कि ही वॉज, वह प्रयास कर रहा था, सीकिंग मतलब खोज रहा था, ये न्यू रूट एक नया रास्ता, टू रीच, रीच मतलब पहुंचने के लिए, ऑन द ईस्ट इंडीज, वो ईस्ट इंडीज का एक नया रास्ता खोज रहा था। बट लेकिन इंस्टीड, इसके बावजूद, ही डिस्कवर्ड, उसने खोजा एक होल, एक नया न्यू कंटिनेंट, एक नया महाद्वीप खोज डाला। दिस मतलब यह इवेंट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ए सिग्निफिकेंट पीरियड। इस घटना ने शुरुआत की क्या? एक सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण पीरियड की, ऑफ एक्सप्लोरेशन मतलब खोज की, एंड कोलोनाइजेशन की मतलब कॉलोनी बनाने वाली, बाय द यूरोपियन पावर्स, यूरोपियन शक्तियों के द्वारा, इन अमेरिकाज। तो ये पूरा पैसेज ये कह रहा है कि जो 1492 में कोलंबस जो है अपनी ऐतिहासिक यात्रा पे अटलांटिक ओशियन में निकला हुआ था, वो खोजना चाह रहा था एक नया रास्ता, जैसे नया रास्ता जिससे वो पहुंच सके ईस्ट इंडीज। लेकिन क्या हुआ, इसके बावजूद उसने क्या किया, उसने एक डिस्कवर्ड किया, एक होल न्यू कंटिनेंट, उसने एक पूरा नया महाद्वीप ही खोज डाला। अमेरिका की खोज इसी ने की थी। दिस इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ एक्सप्लोरेशन। इस इवेंट ने, इस खोज ने शुरुआत की एक महत्वपूर्ण पीरियड की, जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण पीरियड है, ऑफ एक्सप्लोरेशन मतलब खोज की, एंड कोलोनाइजेशन कॉलोनी बनाने की, बाय द यूरोपियन पावर्स इन अमेरिका, अमेरिका में। चलिए अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि व्हाट वाज द क्रिस्टोफर मतलब क्या था क्रिस्टोफर कोलंबस इनिशियली सीकिंग ऑन हिज वोयेज इन 1492 में। ये कह रहा है कि क्रिस्टोफर कोलंबस इनिशियली शुरुआत में किस चीज़ की खोज के लिए निकला था 1492 में। किस चीज़ के लिए लिखा था? पहला ऑप्शन दिया है ये न्यू रूट टू अफ्रीका, अफ्रीका वो जा ही नहीं रहा था, अफ्रीका का कोई मतलब नहीं है। ये न्यू रूट टू एशिया मतलब ईस्ट इंडीज यहाँ पे लिखा हुआ, जी हाँ, ईस्ट इंडीज की खोज में निकला हुआ था। पीछे आप लोग स्लाइड अगर देखेंगे तो भी आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस सेट टू सेल ए हिस्टोरिक वोयेज अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन। ही वॉज, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से जुड़ा हुआ है, ही वॉज सीकिंग अ न्यू रूट टू ईस्ट इंडीज। तो राइट आंसर आपका बी है,
एंड ये लिखा है ये शॉर्टकट टू अंटार्कटिका। अरे कोई नहीं, अंटार्कटिका जा ही नहीं रहा था। ये डायरेक्ट पाथ टू ऑस्ट्रेलिया, नहीं, ये भी गलत है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा कि व्हाट वाज द क्रिस्टोफर कोलंबस इनिशियली सीकिंग ऑन हिंद वोयेज इन 1492 में। सीधा आंसर वहीं पे लिखा कि ईस्ट इंडीज की खोज के लिए वो निकला था, तो राइट आंसर आपका बी हो गया। चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी पैसेज से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पैसेज अनसीन पैसेज जैसा नहीं है, बल्कि ये कंप्रीहेंशन टाइप का है। आपको इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये कविता के रूप में होता है, थोड़ी सी कविता जैसी होती है, तो ध्यान से पढ़ना पड़ता है। एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है इसको देख लेंगे कि क्या इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इन दी हार्ट ऑफ द बसलिंग सिटी, ये कह रहा है कि सिटी मतलब शहर के जो बसलिंग सिटी मतलब शोरगुल से भरा हुआ था, शोरगुल युक्त एक सिटी थी, एक शहर था। शहर के बीचों बीच में, इन द हार्ट ऑफ द बसलिंग सिटी मतलब सिटी के मतलब शोरगुल युक्त सिटी के बीचों बीच, मतलब हार्ट मतलब होता है बीचों बीच में, देयर स्टूड एंड ए ओल्ड बुक स्टोर। शहर के बीचों बीच में मतलब शोरगुल युक्त वाले एक चलते फिरते शहर में, उसके बीचों बीच में एक क्या था, एक स्टूड दी ओल्ड बुक स्टोर, एक बहुत पुराना बुक स्टोर था, किताब की दुकान थी। इट्स सेल्फ वर लाइंड विथ बुक्स ऑफ एवरी जनरा, इसकी जो अलमारियाँ थी वर थी लाइंड विथ बुक्स ऑफ एवरी जनरा मतलब प्रत्येक श्रेणी की प्रत्येक प्रकार की किताबें उसमें भरी हुई थी। एंड द सेंट ऑफ एज्ड पेपर फिल्ड द एयर, और ये कह रहा है कि उसमें क्या होता है कि द सेंट ऑफ जो पुरानी पेपर की उसमें जो हवा थी उसके अंदर की हो, उसमें जो पुरानी पेपर की सड़ी वाली पेपर आती है, जब भी हम किसी पुराने बुक स्टोर पे जाते हैं तो क्या आती है, एक गंध सी आती है। तो ये वही कह रहा है कि एक सेंट आ रही थी पुराने पेपर की, या मतलब एज्ड पेपर फिल्ड एयर की, पूरा पेपर जो है पेपर वाली पुरानी पेपर की जो है उसमें खुशबू आ रही थी। पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ मतलब जीवन के प्रत्येक लोग अपने जीवन में कभी ना कभी वुड विजिट वहाँ करते थे, वहाँ जाते थे। सीकिंग नॉलेज जो खोज कर रहे थे, जो प्राप्त करना चाहते थे नॉलेज, एंड सोलेस मतलब शांति प्राप्त करना चाहते थे। अमंग इट्स पेजेस उन किताबों के पेजेस में, उन बुकों में, उनमें करते थे। तो ये कह रही है मोटा मोटा इसका अर्थ है इस अनसीन पैसे इसका कंप्रीहेंशन का, कि एक शोरगुल युक्त सिटी थी, उसके बीचों बीच में एक पुरानी जो है बुक स्टोर थी, किताब की दुकान थी, जिसकी अलमारियों में सभी जनरा की सभी श्रेणी की किताबें रखी हुई थी। और उससे क्या आ रही थी, पुराने पेपर की जो है सेंट आ रही थी, सुगंध आ रही थी। पीपल फ्रॉम जीवन में लोग कभी ना कभी इस दुकान को विजिट करते थे, किस लिए, नॉलेज के लिए, एंड सोलेज शांति के लिए। और शांति कहाँ से, उन किताबों में। तो ये पूरा पैसेज हो गया। पैसेज के बेसिस पे चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ओल्ड बुक स्टोर एज डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। ये कह रहा है कि जो ओल्ड बुक स्टोर है, जो पुरानी पुस्तक की दुकान है, उसका प्राइमरी पर्पज यानी मुख्य उद्देश्य क्या था, जो इस पैरा में डिस्क्राइब किया गया है। पहला चीज़ था कि क्या दिया है, पहला आंसर दिया कि सेलिंग रेयर एंटीक्स, ऐसी कोई बात नहीं, कोई एंटीक्स या कोई पुरानी चीज़ वो नहीं बेच रहा था। प्रोवाइडिंग ए प्लेस फॉर पीपल टू मीट, लोगों को मिलने का अड्डा थोड़ी ना था कि वहाँ जाके चाय कॉफ़ी पियोगे। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, ऑफरिंग ए वाइड रेंज ऑफ बुक्स, हाँ जी हाँ, बुक्स ही तो बेच रहा था, और क्या बेच रहा था। वाइड रेंज मतलब वो कह रहा है कि एवरी जनरा मतलब उसकी जो अलमीरा थी उसमें हर जनरा की हर श्रेणी की किताबें पड़ी हुई थी। तो राइट आंसर आपका सी हो गया कि ऑफरिंग ए वाइड रेंज ऑफ बुक्स। डी ऑप्शन क्या कह रहा है, सर्विंग गरमेट कॉफ़ी, कॉफ़ी बेचने की कोई दुकान नहीं थी, कोई कॉफ़ी नहीं पिलाता था, खाली किताब बेचता था। तो राइट आंसर आपका सी हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एन एंटोनिम, मतलब एंटोनिम मतलब यहाँ पे लिख दिया है अपोजिट ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट की अपोजिट क्या होती है, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, पहले इसका मतलब जान जो, तब तो इसका जब तक हिंदी मतलब नहीं जानोगे तो अंग्रेजी मतलब कैसे निकाल पाओगे, और एंटोनिम सिनोनिम्स कैसे जान पाओगे। डिलीजेंट का मतलब होता है बेसिकली मतलब होता है मेहनती, मेहनत करने वाला, जो मेहनती है, परिश्रमी है, उसका मतलब होता है डिलीजेंट। इंडस्ट्रियस का मतलब भी मेहनती ही होता है, जो परिश्रमी है उसी को कहते हैं इंडस्ट्रियस। लेजी, लेजी का हम सभी जानते हैं, जो आलसी होते हैं उनको कहते हैं लेजी, आलसी। तो भाई मेहनती का उल्टा क्या होगा, भाई कोई भी आदमी मेहनती है, डिलीजेंट है, तो उसका उल्टा क्या होगा, आलसी तो होगा, मेहनती है दूसरा आलसी है। तो डिलीजेंट का अपोजिट वर्ड या एंटोनिम्स है लेजी, तो लेजी इज द राइट आंसर। और इसमें सी ऑप्शन कह रहा है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का भी मतलब मेहनती होता है। कॉन्सियस, कॉन्साइंसियस, कॉन्साइंसियस मतलब होता है जो ईमानदार है, तो ईमानदार से कोई मतलब नहीं है इसका।
तो राइट आंसर हो गया जो अपोजिट वर्ड होगा इसका डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, इसका अपोजिट वर्ड होगा लेजी, लेजी का मतलब होता है आलसी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से पूछा गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए सिनानिम। यहाँ पे सिनानिम पिछले बार एंटोनिम से पूछा था, इस बार सिनानिम। सिनानिम का मतलब होता है सिमिलर इन मीनिंग फॉर परनीसियस। परनीसियस की यहाँ पे सिनानिम से पूछा जा रहा है। अब आपको अगर परनीसियस नहीं आएगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन ऑप्शन से भी इसमें खोजोगे तो भी आपको एक थोड़ा सा अलग टाइप का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप थोड़ी सी रीजनिंग करोगे, थोड़ी सी गेस करोगे तो भी कुछ ना कुछ सॉल्व कर ले जाओगे। वैसे परनीसियस का मतलब होता है खतरनाक, मतलब हार्मफुल जो है, जो खतरनाक है, खतरनाक हो या नुकसानदायक हो। तो परनीसियस का मतलब होता है हार्मफुल या फिर खतरनाक या फिर नुकसानदायक। अब यहाँ पे सीधे दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, हार्मफुल। सिनानिम से पूछा जा रहा है, सिनानिम्स का मतलब होता है जो मीनिंग इसकी है वही मीनिंग इसकी हमको निकालना है। तो परनीसियस का मतलब भी खतरनाक होता है, नुकसानदायक होता है, और हार्मफुल का मतलब भी खतरनाक होता है। बेनिन का मतलब क्या होता है? बेनिन का मतलब होता है सौम्य। बेनिन लिखा हुआ है तो सौम्य, सौम्य से कोई मतलब नहीं है। परनीसियस का सौम्य से कोई लेना देना नहीं है। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्य, भाग्यशाली जो आदमी हो उसके लिए लिखा जाता है भाग्य, भाग्यशाली। तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। ग्रेटफुल मतलब जो होता है जो कृतज्ञ है उसके लिए लिखा हुआ कृतज्ञ। तो राइट आंसर परनीसियस का मतलब होता है जो चीज़ नुकसानदायक हो या हार्मफुल हो। सीधा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है हार्मफुल, तो हार्मफुल इज द राइट आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डज, यहाँ देखिए इडियम से भी पूछ लिया है। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का क्या मतलब होता है? इडियम्स एंड फ्रेजेज पूछे जाएंगे। यहाँ पे पूछ लिया है स्पिल द बीन्स का क्या मतलब होता है। अब बीन्स मतलब मान लीजिए आपके हाथ में जो है मटर के दाने रखे हुए हो, तो आप ही के पास है, अगर उसको छितरा दोगे, उसको गिरा दोगे, उसको फैला दोगे तो यार सब उसको बीनने लगेंगे, उसको जो है इधर उधर और फैलाने लगेंगे, पैर मारेंगे, लात मारेंगे, इधर उधर पूरा फैल जाएगा। स्पिल द बीन का मतलब होता है कि आपके पास मान लीजिए बीन्स थी, बीन्स मतलब कुछ भी, कोई फली थी, कोई भी था, मटर का दाना था या कुछ भी थी, अगर आप इसको छोड़ दोगे, इसको फैला दोगे तो हर जगह पहुंच जाएगा, हर कोई इसको बीनने लगेगा, हर कोई उठाने लगेगा। तो इसका हिंदी मतलब होता है भेद खोलना। मान लीजिए आपके पास कोई था, कोई भेद थी, कोई सीक्रेट था किसी का, उसको आपने खोल दिया। एक आदमी को अगर आपने बताया तो वो फिर पूरे गांव को, पूरे शहर को, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। तो स्पिल द बीन्स का हिंदी मतलब होता है भेद खोलना। और भेद वही खोल सकता है जिसके पास भेद पता हो, सीक्रेट पता हो। तो सीक्रेट अगर खोलने का यही मतलब होता है स्पिल द बीन्स। लिटरली इसका ऑप्शन देख लेते हैं, लिटरली स्पिलिंग द बीन्स। अब इसका मतलब कि मतलब सही में जो है बीन्स को जो है उसने फैला दिया? नहीं भाई, इडियम्स एंड फ्रेजेस का वो मतलब होता ही नहीं जो लिखा होता है। कीप, टू कीप ए सीक्रेट, सीक्रेट रखना नहीं, फिर जब फैला दिए तो फिर सीक्रेट कहाँ हो गया, तब तो भेद आप खोल दिए। टू शेयर इन्फॉर्मेशन या रिवील ए सीक्रेट, ये राइट आंसर है, सी राइट आंसर है कि आपने एक इन्फॉर्मेशन दी उसको शेयर कर दिया सबके साथ, या कोई सीक्रेट था या कोई भेद था उसको सबके साथ रिवील कर दिया, सबके साथ जाहिर कर दिया। डी ऑप्शन कह रहा टू क्लीन अप द मेस, मेस हो क्लीन करने का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी का भेद खोलना। चलिए छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सी वॉज सो टायर्ड दैट सी कुड वेयरली, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक दिया है कि सी मतलब वाह। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका अर्थ निकाल लो, अभी अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या फिल इन द ब्लैंक होगा। सी मतलब वाह, वाज मतलब थी, सो टायर्ड मतलब बहुत थकी हुई, सो टायर्ड मतलब बहुत थकी हुई, दैट मतलब कि, सी मतलब वाह, कुड मतलब सकी, बेयरली मतलब बड़ी मुश्किल से खड़ी हो सकी। अब खड़ी ही हो सकती है और क्या हो सकता है भाई, वो सी वॉज इतना टायर्ड थी, सी वॉज सो टायर्ड मतलब वो इतनी टायर्ड थी कि सी कुड वेयरली मतलब वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हो सकी। यही हो सकता है और क्या हो सकता है। तो राइट आंसर आपका होगा कि सी कुड बेयरली स्टैंड। अब इसको आप पढ़ लीजिए पूरे ऑप्शन को, फिल इन द ब्लैंक में ये होगा कि आप एक उसमें अपना जो चारों ऑप्शन में होगा, अगर कुछ नहीं आएगा तो एक एक उठा के यहाँ पे रखना और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करना। जिसका सबसे बढ़िया अर्थ निकल जाएगा वही राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, सी वॉज सो टायर्ड दैट सी कुड बेयरली, अब यहाँ पे अंडरस्टूड लगा दीजिए, सी कुड बेयरली अंडरस्टैंड, बेयरली अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता है, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। सी कुड बेयरली स्विम, ये भी कोई मतलब नहीं होता भाई, खड़ी नहीं हो पा रही, तैरेगी क्या। सी कुड बेयरली सिंग, सिंग का क्या मतलब है भाई, तो स्टैंड ही बचता है राइट आंसर। सी वॉज सो टायर्ड दैट सी कुड बेयरली स्टैंड, वो बड़ी मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं।
सातवां क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली। अब यहाँ देखिए स्पेलिंग करेक्शन से वोकैबुलरी से क्वेश्चन पूछ लिया गया कि राइट जो है कौन सी है जिसकी स्पेलिंग सही है, कौन सी चीज़ है स्पेल्ड करेक्टली है। पहला दिया है ए ऑप्शन दिया है अकरेंस। अकरेंस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत ली हुई। अकरेंस का मतलब होता है कोई चीज़ घटित होना या कोई घटना, अकरेंस। स्पेलिंग इसकी राइट होगी OCC होगा, URR होगा, ENCE, ये हो गया इसकी सही मीनिंग अकरेंस की। सेपरेट मतलब होता है अलग होना या कोई चीज़ अलग करना, सेपरेट। स्पेलिंग इसकी भी गलत है, SEPARATE होता है सेपरेट। मिलेनियम, MILLENNIUM, मिलेनियम। मिलेनियम की स्पेलिंग सही है, राइट, MILL। यहाँ पे भी मिलेनियम में भी कई बार जो है कभी सिंगल एल कर देगा, कभी सिंगल एन कर देगा। तो मिलेनियम याद रखना, मिलेनियम का मतलब होता है सहस्त्रवाब्दी, सहस्त्र शताब्दी। तो मिलेनियम जो है MILLENNIUM, मिलेनियम, सहस्त्र शताब्दी इसको कहते हैं। मिलेनियम जो है राइट आंसर है। बिलीवेबल, बिलीवेबल में ये गलत लिखा हुआ, क्या गलत हो? बिलीवेबल मतलब होता है जो विश्वसनीय हो, विश्वसनीय हो जो चीज़ उसको कहते हैं बिलीवेबल। स्पेलिंग इसलिए गलत लिखी हुई कि बिलीव LIE होगा, बिलीवेबल। अब सही होगा IE, यहाँ पे सिर्फ आई लिखा हुआ है, ई नहीं लिखा हुआ, तो बिलीवेबल भी गलत है। तो सही स्पेलिंग है मिलेनियम की, तो राइट आंसर भी मिलेनियम होगा। चलिए सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एंड एडवर्ब। इसमें अब एडवर्ब पूछा जा रहा है। अब पहले ये चीज़ बता दीजिए कि एडवर्ब क्या होता है। भाई एक तो सब्जेक्ट होती है, सब्जेक्ट हम सभी जानते हैं, राम श्याम मोहन किसी स्थान प्लेस वस्तु व्यक्ति का नाम को सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद आ जाती है वर्ब, आ जाती है। भाई वर्ब क्या होता है? जिससे किसी क्रिया की, किसी घटना के होना या करना पाया जाए, उसी को क्रिया कहते हैं या वर्ब कहते हैं। जैसे खा रहे हो, गा रहे हो, जा रहे हो, फा रहे हो, ये सारी चीज़ें वर्ब हो जाती हैं। उसके बाद आ जाती है एडवर्ब। एडवर्ब क्या कहता है? वर्ब की विशेषता। इसमें एडवर्ब में ऐड लगा हुआ ना, तो जो चीज़ वर्ब में जुड़ जाए, वर्ब से जुड़ जाए और वर्ब की विशेषता बताए, उसको कहते हैं एडवर्ब। मतलब वर्ब की विशेषता बताने वाली कोई भी शब्द होता है उसको एडवर्ब कहते हैं। तो इसमें अब कौन सी चीज़ है? यहाँ चार ऑप्शन दिया है, चारों में से ये पूछा जा रहा है कि भाई राइट आंसर कौन सा है। क्विक क्या है? क्विक, जंप्ड, हैप्पीली, डॉग। जंप्ड क्या है भाई? जंप, जैसा कि जंप का थर्ड फॉर्म है जंप्ड। जंप का मतलब हो गया कूदना, तो जंप का थर्ड फॉर्म इन्होंने कर दिया कूदना। तो कूदना क्या होता है भाई? कूदना तो वर्ब है ना भाई, क्रिया है। तो ये तो राइट आंसर है नहीं, पहली चीज़ हमने इसको हटा दिया, ये एडवर्ब है नहीं, ये तो वर्ब है। अब डॉग यहाँ पे दिया है, डॉग क्या है भाई? डॉग तो सब्जेक्ट है ना भाई, किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान का नाम है डॉग, डॉग सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है, तो ये भी हमारा राइट आंसर नहीं है। हमें तो एडवर्ब खोजना है, हमने दो अपने आप ही निकाल दिया। अब हमारे पास बता है क्विक और हैप्पीली। क्विक का मतलब होता है तेज, तेज जो है, क्विक जो है इससे बनता है क्विकली, क्विक से ही तो बनता भाई क्विकली, कोई थी तेजी से। क्विक का मतलब हो गया तेज और क्विकली का मतलब ही होता तेज। लेकिन क्विक जो है, ये क्विक है एडजेक्टिव है, ये सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। जैसे आप बहुत तेज हैं, राम बहुत तेज है, फलाने बहुत तेज हैं, वो बहुत तेज हैं। तो किसी नाम के पहले लग रहा है ना, आप बहुत तेज हैं, हम बहुत तेज हैं। तो हम मतलब क्या होता है? हम तो सब्जेक्ट है ना। अब हमारी विशेषता अगर कोई चीज़ बनाएगा तो उसको एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है सब्जेक्ट के पहले जो चीज़ लगती है, सब्जेक्ट की जो विशेषता बताती है, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो क्विक जो है वो है एडजेक्टिव, ये किसी सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। लेकिन जब क्विक को चेंज कर देंगे आप क्विकली में, तो ये हो जाएगा एडवर्ब, तब ये एडवर्ब होगा। तो क्विक भी नहीं है। अब हमारे पास बता है हैप्पीली। हैप्पीली राइट आंसर है। हैप्पीली ही एक एडवर्ब है जो वर्ब की विशेषता बताता। मतलब ये हैप्पीली मतलब मैं जा रहा था, हैप्पीली मतलब बहुत खुशी से है। आई वॉज सिंगिंग, मैं गा रहा था, हैप्पीली मतलब बहुत खुशी से गा रहा था। तो क्या कह रहा है ये भाई? वर्ब की विशेषता हैप्पीली मतलब ये भी खुशी से होता है। तो ये भी क्या बता रहा है? ये किसी वर्ब की विशेषता बता रहा है। मैं मतलब कोई काम कर रहा हूँ, कोई चीज़ कर रहा हूँ, वो हैप्पीली होकर खुशी से कर रहा हूँ, तो ये किसी वर्ब की विशेषता बता रहा है। और जो किसी वर्ब की विशेषता बताए वही एडवर्ब होता है। तो इस क्वेश्चन में हैप्पीली ही एडवर्ब है। चलिए देखते हैं अगला अगला अपना क्वेश्चन कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज ए वर्ब। अब यहाँ पे वर्ब पूछा, पिछले वाले में एडवर्ब पूछा, अब यहाँ पे वर्ब पूछ लिया। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब क्या होता है भाई? किसी चीज़ का करना, कोई चीज़ हो रही है, कोई चीज़ किया जा रहा है, तो उसी को क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे सीधे देख लो, अपना आंसर पढ़ लो, अभी अपने आप क्रिया पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी क्रिया है। हैप्पी का मतलब क्या है भाई? खुश है। खुश होना कोई कोई क्रिया थोड़ी ना है। खुश है तो ठीक है भाई, कुछ कर थोड़ी ना रहो, मन ही मन खुश हो जा रहे हो। कुछ करते तब तो वर्ब होती।
क्विकली मतलब हमने पहले बता दिया, क्विक से बना है क्विकली, तो ये वर्ब नहीं, ये क्या है, ये भी वर्ब नहीं है, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब है। वर्ब की विशेषता ये बताता है, एडवर्ब है। मैं क्विकली मतलब मैं जा रहा हूँ, क्विकली बहुत तेज़ी से जा रहा हूँ, ठीक है, मैं दौड़ रहा हूँ, क्विकली आई एम रनिंग क्विकली, गो क्विकली, मतलब वर्ब की विशेषता बता रही। तो जो वर्ब की विशेषता बताने वाली कोई चीज़ क्या होती है भाई, एडवर्ब होती है। ये भी क्रिया नहीं है, ये भी हमें हमें तो वर्ब खोजना है ना भाई, ये तो एडवर्ब है। हैप्पी यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव हो सकता है, हैप्पी का हैप्पीली हो जाता है ना भाई, एडजेक्टिव है, ये किसी चीज़ की खुश है, मतलब ये किसी सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है। जैसे राम खुश है, श्याम खुश है, सीता खुश है, गीता खुश है, तो ये क्या सब्जेक्ट की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। तो हैप्पी है, हैप्पी रहो भाई, सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव है। अब देख लीजिए सी ऑप्शन है रनिंग, रनिंग का मतलब रन का आईएनजी फॉर्म बन गया रनिंग, रन का आईएनजी फॉर्म हो गया रनिंग, जिसका मतलब होता है दौड़ना। दौड़ना का मतलब क्या होता है, कोई काम हो रहा है ना भाई, कोई क्रिया हो रही है, तो यही वर्ब है। रनिंग जो है ये वर्ब है। सनशाइन का मतलब होता है सूरज की रोशनी आ रही है, ये भी राइट आंसर नहीं है। तो राइट आंसर है जो वर्ब इसमें है वो है रनिंग। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज दी ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है कि कौन सा सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है, ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राइट आंसर आपको तब पता चलेगा जब आप इसके सभी आंसर को पढ़ोगे। पहला देख लेते हैं, पहला ऑप्शन ये देखिए हर है, हैव टू कैट्स, हर से कभी शुरू ही नहीं होता भाई, सी से शुरू होगा या ही से शुरू होगा, तो ये तो गलत है, ये वाला गलत है। क्यों, क्योंकि ये सही होगा कि सी के साथ हैज लगता है, हैव तो लगेगा नहीं, क्योंकि सिंगुलर होता है, सी हैज़ टू कैट्स। तो इसका राइट आंसर तो ये होगा भाई, अगर सही करेक्ट सेंटेंस तो ये होगा सी हैज़ टू कैट्स। तो ये वाला ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब हम आ जाते हैं बी ऑप्शन पे। बी कह रहा है कि दे आर गोइंग TOO, टू मतलब ये भी वाला हो गया मूवीज़, एक तो टू होता है ये वाला, टू मतलब ना ने नहीं वाला होता किसी चीज़ को जोड़ना, एक होता है O वाला टू, टू मतलब ये भी वाला भी हो जाता है, तो यहाँ पे भी वाला दे दिया तो ये भी गलत हो गया। अगर सिंगल TO वाला होता तब तो सही हो जाता। दूसरा आप सी अब देख लीजिए, ही प्लेज सॉसर ऑन सैटरडे, ही मतलब वह, प्लेज मतलब खेलता है, सॉसर मतलब फुटबॉल, ऑन सैटरडे सैटरडे को फुटबॉल खेलता है। तो ये राइट आंसर होगा, सी जो है ग्रामेटिकली सही है, इसमें कहीं पे कोई गलत चीज़ नहीं लिख रही है, सही चीज़ है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, सब्जेक्ट है ही के साथ यस लगा हुआ, प्लेज के साथ यस लगा ही हुआ है, ही प्लेज सॉसर ऑन द सैटरडे, सैटरडे को खेलता, सही है, राइट आंसर यही है, यही ग्रामेटिकली सही है। हम लास्ट भी देख लेते हैं डी ऑप्शन क्या कहता है कि द डॉग जो कुत्ता है बार्क लाउडली मतलब भौंकता है बहुत तेज़ी से, लेकिन ये बार्क नहीं होगा, बार्क्स हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आओगे तो यस या यस लग जाएगा सिंगुलर के साथ, क्योंकि ये द डॉग मतलब एक सिंगल डॉग है, तो बार्क्स लाउडली होगा। जैसे यहाँ पे ही प्लेज यस यस लग गया ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो होती है अगर वो पहला उसमें होगा सिंपल टेंस में होगा तो उसमें जो है यस या यस लगता ही लगता है, तो डी भी गलत है। तो राइट आंसर जो है जो ग्रामेटिकली सही हो, ही प्लेज सॉसर ऑन सैटरडे, यही राइट आंसर है। चलिए आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। यहाँ पे भी सेंटेंस से करेक्शन पे दे दिया है, लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये यूज ऑफ आर्टिकल से जुड़ा हुआ है, वो तो ग्रामर से जुड़ा हुआ था, ये आर्टिकल से, यूज ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में कौन से आर्टिकल्स आते हैं, कौन से आते हैं भाई आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में एक आता है ए का यूज, एन का यूज और द का यूज। ए और एन का मतलब होता है जहाँ पे सिंगुलर हो यानी एक व्यक्ति की बात हो, और द का मतलब हो जाए जो कोई चीज़ निश्चित हो उसके लिए द का प्रयोग या दी का प्रयोग करते हैं। ए का प्रयोग करते हैं किसी कंसोनेंट के साथ, और एन का प्रयोग करते हैं किसी वोवेल के साथ, AIOU के साथ। ये जो 5 अपने वोवेल्स होते हैं उनके आगे अगर सिंगुलर फॉर्म में होता तो एन लग जाता, नहीं तो सबके साथ ए लगेगा। चढ़िए हम लोग सेंटेंस पढ़ लेते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहला कह रहा कि आई सा ए एलिफेंट एट जू, ए एलिफेंट क्यों बता, ई लगा ना भाई, तो एन एलिफेंट होगा ना, ई क्या है वोवेल है, तो ई के साथ क्या लगेगा, एन लगेगा, तो आई सा एन एलिफेंट टू एट जू तब करेक्ट होता। तो ये भी गलत है क्योंकि ए लगा हुआ है। सी एडॉप्टेड, एन कैट क्यों भाई लगेगा, ए कैट लगेगा ना भाई, कैट के साथ तो ए कैट लगेगा क्योंकि सी है, सी कंसोनेंट है, कंसोनेंट के साथ ए लगेगा, तो ये भी गलत है। द सन राइजेज इन ईस्ट, इन ईस्ट, ईस्ट तो भाई निश्चित है ना, ईस्ट तो कभी नहीं बदलता, वो निश्चित है। तो निश्चित जब भी कोई चीज़ निश्चित होती है, द सन, द अर्थ, द ईस्ट, द वेस्ट, तो
एक दिशा बता रही है, दिशा के साथ भी यही लगेगा, तो इसमें यहाँ पे द लिखा होना चाहिए था, द ईस्ट होता तो ये राइट माना जाता। ये भी गलत है, द सन राइजेज इन द ईस्ट तो गलत है क्योंकि ये भी सही नहीं लिखा गया है। अब हमारा राइट बनता है डी, बिना पढ़े हम सही कर देते हैं लेकिन पढ़ लेते हैं। ही मतलब वाह, वांट्स मतलब चाहता है, टू बाई ये खरीदना, ये बाइसिकल एक साइकिल, ठीक है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। यस यस भी लगा है, टू बाई लगा हुआ है, ए भी लगा हुआ है, कंसोनेंट है बाइसिकल, तो बाइसिकल का ए ही लगेगा, एन तो लगेगा नहीं। तो राइट आंसर यही कि ही वांट्स टू बाई ए बाइसिकल। तो आज का ये वीडियो इंग्लिश का जो प्रैक्टिस सेट था यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और पीडीएफ डाउनलोड करना है, इसका सॉल्व्ड पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।